देखो, तो आज हम कवर करने वाले हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है, ये टॉपिक हमारे केमिकल काइनेटिक्स का है, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? तो ये बताता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा हो, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कोई रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये बताता है कि एक रिएक्शन कितनी आगे बढ़ी है या कितनी ख़त्म हुई है, ठीक है। रिएक्टेंट कितनी ख़त्म हुई है और या रिएक्शन कितनी आगे बढ़ी है, ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इसमें बताता है, ठीक है। तो जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है वो किसने बताया था? टी डोनर, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया था, ये कॉन्सेप्ट को दिया था, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है, जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं ईटा से, ये होता है ईटा, और इसका फार्मूला होता है n माइनस एन नॉट, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला होता है। तो जो यहाँ पे n है, यहाँ पे जो n है ये क्या है, यहाँ पे जो n है, यहाँ पे ये क्या है, फाइनल अमाउंट है, ठीक है, ये यहाँ पे फाइनल अमाउंट है। और n नॉट की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, फाइनल अमाउंट बोल दो या तो रिमेनिंग अमाउंट बोल दो, ठीक है, जितना बचा हुआ अमाउंट है उसको ही बोल सकते हैं रिमेनिंग अमाउंट। यह और जो n नॉट है यहाँ पे होता है इनिशियल अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे होता है इनिशियल अमाउंट। और यहाँ पे ये जो ये है, ये होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। और ये जो साइड में ये मैंने लगाया है, ये होता है मोड, ठीक है, समझ आ गया। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, और कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, चलो इसको भी देख लेते हैं। ओके, तो देखो, मान लो अगर यहाँ पे कोई रिएक्शन है, मान लो यहाँ पे A प्लस बी यहाँ पे रिएक्टेंट प्रेजेंट है और यहाँ पे बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट है, बैलेंस कर लेते हैं इसको, मतलब कि अगर 1 मोल ऑफ A है, 2 मोल ऑफ B है और 3 मोल ऑफ क्या बन रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, मान लो अगर T यहाँ पे यानी टाइम जो अगर यहाँ पे 0 प्रेजेंट होगा, तो इसका अमाउंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा 0.021, ठीक है। अगर B की बात की जाए तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा 0.41 मोल, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 लग गया है तो इसको हटा देंगे, देखो यहाँ पे होगा 0.21, ठीक है। और प्रोडक्ट मतलब कि टाइम 0 पे अभी कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, तो जब रिएक्शन नहीं हुआ होगा तो प्रोडक्ट भी नहीं बना होगा, तो मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइम 0 की बात करें, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो A का जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे ये है, B का कंसंट्रेशन ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये सब मोल्स में प्रेजेंट है। अगर जब टाइम यहाँ पे T हुआ, जब यहाँ पे टाइम T हुआ, तो जो A का कंसंट्रेशन था वो चेंज हो गया यहाँ पे 0.11 में, ठीक है। और B की बात की जाए तो B चेंज हो गया यहाँ पे 0.21 में, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे 3 मोल, समझ आ गया। अब आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन A के लिए निकालना है, B के लिए निकालना है और P के लिए निकालना है, यानी प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला मैंने बताया, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताया कि यहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे होता है फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे मोड लगा होगा। तो अगर हमको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन A के लिए निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, जो फाइनल वैल्यू है और जो इनिशियल वैल्यू है उसको क्या करना है, यहाँ पे माइनस कर देना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो n क्या होता है, फाइनल वैल्यू या बोल सकते हैं फाइनल वैल्यू या रिमेनिंग वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू क्या है, यहाँ पे है 0.11 और इनिशियल वैल्यू क्या थी यहाँ पे 0.21, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकालना है A के लिए, ठीक है। और ये जो होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इस 1 को यहाँ पे लिख देंगे, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको माइनस करके जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 0.1। तो ये किसका
एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है ये है आपका ए के लिए, ठीक है। अब हम बी के लिए निकालेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तो क्या होगा, आपको वही सेम चीज़ करना है, फाइनल में से आपको इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 0.21 माइनस 0.41 और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.2 अपॉन में 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.1, ठीक है, 0.1 आ गया। ये हो गया किसकी, बी की बात, यानी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बी के लिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन सेम चीज़ होगा, सेम फार्मूला लगेगा, बस आपको क्या करना है, फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू है 0.3 है, लेकिन इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो 0 को पुट करके ही निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, 0.3 माइनस 0 लिख देंगे, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, 3 है, 3 लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0.3 अपॉन में 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1। तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए सेम ही आता है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए सेम ही एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है, मतलब कि जो मेन यहाँ पे जो रिएक्शन है वो प्रोग्रेस में है, यहाँ पे हो रहा है रिएक्शन, ठीक है, समझ आ गया। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात करें, यानी हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो क्या होगा, देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम किसका रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का रेट देख रहे हैं, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पे रेट ऑफ हम रिएक्शन लिखते हैं डी अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जनरली जो रेट होता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का, जो रेट होता है यहाँ पे होता है, ये है क्या आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन अपॉन में डी टी, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल फाइनल में से आपको क्या करना होता है, इनिशियल को माइनस करना होता है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे देख लेते हैं, तो आ जाएगा आपका डी अपॉन डी टी और यहाँ पे हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। और जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको क्या करते हैं हम, इसको इधर लेते आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/, और यह हो जाएगा डी में डी अपॉन डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस एन नॉट, ठीक है। तो अब n माइनस और n नॉट के लिए अलग अलग वैल्यू लिखेंगे, तो इसको इस साइड करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा d अपॉन डी टी किसके लिए, n के लिए, और यहाँ पे dt हो जाएगा n नॉट के लिए, ठीक है। तो ये जो n नॉट होता है वो इनिशियल अमाउंट होता है, ये जो होता है वो इनिशियल अमाउंट होता है, यानी फिक्स्ड अमाउंट होता है। तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा, तो जहाँ पे चेंज होता है उसी के लिए हम रेट लिखते हैं। तो यहाँ पे जब चेंज नहीं आ रहा है तो ये जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0, ठीक है। ये वैल्यू जो हो जाएगी वो 0, तो ये यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका रेट आ जाएगा ये, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के लिए आपका ये वाला रेट होगा, ठीक है। तो जो अमाउंट है
जो ये जो n है वो किस पे डिपेंड करेगी, अमाउंट पे, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये। तो चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इन हैबर प्रोसेस in Haber process 10 mole of nitrogen react with 20 mole of hydrogen to produce 5 mole of अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फॉर N2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है किसके लिए कैलकुलेट करना है, N2 के लिए। यहाँ पे जनरली क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो N2 है यानी जो नाइट्रोजन है वो रिएक्ट कर रहा है H2 के साथ और यहाँ पे बना रहा है अमोनिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बना रहा है, अमोनिया। ठीक है, तो इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 10 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, और किसके साथ, 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो क्या बना रहा है, 5 मोल ऑफ NH3। ठीक है, तो अगर हम टाइम 0 पे देखें, यानी टाइम 0 पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो प्रोडक्ट का कुछ फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम टाइम t पे देखें तो क्या दिख रहा है कि जो NH3 है वो क्या बना दिया, 5 मोल ऑफ अमोनिया यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, तो आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकालना है N2 के लिए। तो क्या करना होगा, आपको फॉर्मूला पुट करना, फॉर्मूला यहाँ पे लिखना होगा N माइनस एन नॉट, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएगा। तो आपको फाइनल, देखो इनिशियल वैल्यू दी गई है, फाइनल वैल्यू नहीं दी गई है। तो देखो आप क्या करोगे कि यहाँ पे जब 5 मोल यहाँ पे बना है, यहाँ पे 5 मोल बना है, तो 5 मोल का क्या करेंगे, हाफ हाफ कर देंगे। तो यहाँ से हाफ गया होगा, यानी N2 से हाफ गया होगा और H2 से भी यहाँ पे हाफ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे इससे भी हाफ गया होगा। तो किस में से माइनस हुआ होगा, यहाँ पे 10 में से माइनस हुआ होगा 2.5, और यहाँ पे क्या हुआ होगा, 20 में से माइनस हुआ होगा 2.5। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन लगा रही हूँ, आप लोग लगा लेना। तो देखो माइनस हुआ होगा, तो 10 में से अगर माइनस करेंगे 2.5 तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7.5। तो आपको क्या करना है, फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करना है। ठीक है, तो फाइनल में से जब इनिशियल वैल्यू को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7.5 में से आपको माइनस करना है 10 को। ठीक है, यहाँ पे नोट लगा देंगे। और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, यानी 1 है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 बाई में 1। ठीक है, नोट हटा के माइनस हट जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि N2 के लिए जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है वो कितना है, 2.5 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2.5 एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है किसका, N2 का। समझ आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट था 2 मोल प्रेजेंट था NH3। तो 2 मोल NH3 बनाने के लिए कितने N2 रिक्वायर हो रहे हैं, 1 मोल ऑफ
N2 यहाँ पे रिक्वायर हो रहे हैं, ठीक है। अगर 1 मोल होगा, अगर 1 मोल अगर NH3 बन रहा है, 1 मोल अगर NH3 बन रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 का हाफ मोल रिक्वायर होगा, ठीक है, 1 का हाफ मोल रिक्वायर होगा। और अगर 5 मोल NH3 अगर बन रहा है तो क्या करेंगे, 5 से इंटू करवा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 और इसका हो जाएगा 2.5 मोल ऑफ N2। यानी यहाँ पे अगर हम मोल चेंज कर रहे हैं, आप बैलेंस करने के बाद आप मोल अगर चेंज करते हो तो वैल्यू उतनी ही आएगी, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2.5। तो यहाँ पे आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ख़त्म होता है। अगर इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगी। ओके, बाय।